आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.4। ठीक है, तो 10.4 के फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीखना। अभी तक हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला था, जो कि क्या होता था, स्केलर प्रोडक्ट। ए डॉट बी जब हम निकालते थे तो क्या होता था, वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस थीटा, है ना, हमने पढ़ा था ना, एंगल निकालते थे जब हम, इसका भी मैग्नीट्यूड जब हम निकालते थे। अब हमको यहाँ पे पढ़ना है क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा टाइम लगेगा। डॉट प्रोडक्ट निकालना आसान है, क्रॉस प्रोडक्ट भी आसानी है। वैसे समझने वाली बात है कि फिजिक्स में हमने पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्या होता है। अगर हमारे पास एक वेक्टर ये है, वेक्टर ए, ठीक है, और ये एक वेक्टर हमारे पास ये है, वेक्टर बी, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है ए क्रॉस बी कर रहे हैं या बी क्रॉस ए कर रहे हैं। ठीक है, तो जो वेक्टर है वो इन दोनों के स्केलर प्रोडक्ट में सीधा मैग्नीट्यूड आता था, और वेक्टर प्रोडक्ट में क्या आएगा, वेक्टर प्रोडक्ट में दो वेक्टर से एक तीसरा वेक्टर पैदा होता है। ठीक है, दो वेक्टर से इन दोनों के परपेंडिकुलर में एक तीसरा वेक्टर पैदा होता है, जो कि वेक्टर सी होगा। ठीक है, मतलब ए और बी के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल, ए और सी के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल, और ए और सी के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल, मतलब दोनों ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर में एक तीसरा वेक्टर पैदा होता है जब हम ए क्रॉस बी करते हैं या बी क्रॉस एक्सक्यूज मी बी क्रॉस ए करते हैं। तो ए क्रॉस बी से जो ये सी तीसरा वेक्टर आएगा, इस बार नहीं आएगा कोई मैग्नीट्यूड नहीं आने वाला है, इस बार आएगा सीधा सीधा वेक्टर। ठीक है, इस बार क्या आएगा, सीधा हमारा वेक्टर आएगा। ठीक है, तो जो वेक्टर आएगा वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा, और हम बोल सकते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एक तीसरा प्रोडक्ट आएगा, ना कि हमारा मैग्नीट्यूड आएगा। और इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना सिखा देता हूं। अगर हमको, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में किया था, कि अगर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो क्या आता है आंसर, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करके यहां आता है कॉस थीटा। क्या आता था, कॉस थीटा। वैसे ही ए क्रॉस बी, अगर हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा वेक्टर ए वेक्टर बी, और यहां पे यूज होगा साइन थीटा। इस बार कॉस थीटा नहीं आएगा, साइन थीटा। वैसे एन कैप आता है। अब ये एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन वाला, इसमें इतना ज्यादा खास यूज नहीं करना है, तो अभी बस इतना ही समझना है, और वो भी एक क्वेश्चन में यूज होगा आगे। ठीक है, कि हमको जब एंगल निकालना होगा जब दो वेक्टर प्रोडक्ट में हो। ठीक है, तो ये दोनों चीज ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत आसान है। अभी मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ हमको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करके ए क्रॉस बी का मॉड बोल रहा है, तो ए क्रॉस बी का मॉड बोल निकालने से पहले सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे। ठीक है, ए क्रॉस बी निकालने का एक तरीका होता है, जो कि हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं। मैट्रिक्स में आई कैप, जे कैप और के कैप लिखते हैं। उसके बाद वेक्टर ए के कोफिशिएंट क्या है, 1 -7 और 7, तो यहां पे लिख देंगे हम 1 -7 और 7। ठीक है, वैसे ही बी के मैग्नीट्यूड 3 -2 और 2, तो यहां लिख देंगे हम 3 -2 और 2। बस इसके बाद जो हमारा वेक्टर, अब देखना इसको हम जब ये सॉल्व करेंगे ना तो वेक्टर आएगा। तो वैसे ही ये लिखा मैंने आई कैप। ठीक है, और अब इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है। ठीक है, जब हम आई कैप निकाल रहे होते हैं इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है। तो हमको किसको पकड़ना है, इसके करस्पॉन्डिंग, इसको छोड़ के इस वाले को पकड़ना है। बोलने का मतलब है कि जब अगर मैं मैग्नीट्यूड वो निकालूंगा आई कैप, तो उसके बाद 7 2 14, 2 7 14 -14, फिर लिखेंगे माइनस, फिर 7 2 14, फिर -14। ठीक है, ऐसे लिखना होता है इसको, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। फिर उसके बाद जे, और सेंटर वाले जे में हमेशा नेगेटिव आता है। ठीक है, सेंटर वाले जे में हमेशा नेगेटिव आता है। और अब इस बार किसको छोड़ना है, अब इस बार हमको किसको छोड़ना होगा, अब इस बार हमको किसको छोड़ना होगा, इस बार हमको छोड़ना है, इस बार हमको छोड़ना है जे को, लिख दिया। अब इस जे को, जे वाले इसको छोड़ देना है, तो बाकी जो ये बचा, ये अब इन चारों की मल्टीप्लाई करनी है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 2 -3 7 21,
माइनस 3 7 जा 21। फिर अब के को तो पॉजिटिव के ही लिखना है। अब किसको छोड़ना है, अब यहाँ पे देखते हैं, अब किसको छोड़ना है हमने यहाँ पे, सॉरी, अब छोड़ना किसको है, अभी समझा रहा हूँ मैं इसको, बार बार डिटेल में, इतना डिटेल में मैं नहीं समझाऊंगा, इसको अपने हिसाब से देख लेंगे, है ना, जल्दी जल्दी करेंगे इसको, अभी समझ लो इसको। तो अब इस बार किसको छोड़ना है, अब इस बार के लिए निकाल रहे हैं तो के वाले टर्म को इस वाले टर्म को छोड़ देना है, बाकी 1 -7 3 -2, सो -2 1 जा -2, फिर माइनस का साइन, फिर 7 3 जा 21, नेगेटिव का 21, ठीक है ना। तो अब जो ये देखा ए क्रॉस बी एक वेक्टर आता है, मैंने कहा था कि कभी भी दो वेक्टर को क्रॉस करोगे तो एक तीसरा वेक्टर, यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं आना है, यहाँ पे वेक्टर आया है, ठीक है। तो आई ये आया -14 + 14, तो ये तो -14, यहाँ पे आ गया +14, ठीक है। फिर आ गया -j, तो 2 - 21 कितना होता है, -19, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस के कैप, तो -2 -21, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, -1, ये तो 0 हो गया, तो जे का तो आई का तो कुछ आने नहीं वाला, ये आएगा -j और -19, तो क्या मैं इसको सीधा पॉजिटिव 19 लिख दूँ, 90 पॉजिटिव, यहाँ पे सीधा सीधा पॉजिटिव 19, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 19 जे कैप, और इसको भी -2 प्लस कितना हो जाएगा 19, तो ये आ जाएगा +19 के कैप, ठीक है। तो ये तो आ गया ए क्रॉस बी, लेकिन हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कह रहा है, मॉड मतलब होता है मैग्नीट्यूड, तो हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यहाँ पे जब हमको मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब अंडर रूट, ये तो हमने फर्स्ट क्लास से ही करते आ रहे हैं, पहली क्लास वेक्टर की वहीं से करते हैं, 19 स्क्वायर + 19 स्क्वायर, तो क्या मैं इसको 2 × 19 स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऐड हो गया ना, तो एक 19 स्क्वायर, एक में से एक 19 बाहर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 19√2 यूनिट, ठीक है ना। मैंने इसको 19 का स्क्वायर + 19 स्क्वायर इसको खोला नहीं मैंने, है ना, 19 का स्क्वायर क्या होता है 361, है ना, 361 + 361 700 समथिंग करके इसको ऐड करके मैंने नहीं किया, इसको सीधा स्क्वायर किया, 19 स्क्वायर + 19 स्क्वायर 219 स्क्वायर, एक 2 स्क्वायर है ना, मतलब 19 × 19, तो एक 19 मैंने बाहर निकाल दिया, √2 आ गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आया, पहले क्रॉस प्रोडक्ट से हमेशा एक तीसरा वेक्टर निकलता है, उस तीसरे वेक्टर का इन्होंने मैग्नीट्यूड पूछा था, तो ये तो हो गया हमारे पास सिंपल आंसर, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन खत्म। अब क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अभी मैंने कहा, देखो मैंने कहा था कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो तीसरा वेक्टर ऐसा आता है जो परपेंडिकुलर होता है। यहीं पे अगर तुम्हें ये डेफिनेशन पता है तो यहाँ से देखो पता लग जाएगा, हमको करना है a + b और एक करना है a - b। अगर मैं a + b को मान लेता हूँ कोई वेक्टर, लेट्स सपोज मैं a वेक्टर मान लेता हूँ a + b को, और a - b को मान लेता हूँ b वेक्टर, तो एक बात बताओ, a और b को जब मैं क्रॉस करूंगा, जो तो तीसरा वेक्टर c वेक्टर बन के आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, नहीं होगा, और इसी c वेक्टर का ही हमको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, मतलब c कैप निकालना है, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं, यूनिट वेक्टर निकालना होता है तो c अपॉन इसका मैग्नीट्यूड c। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a + b, और इसी को हम मान लेंगे वेक्टर a, इसी को मान लेंगे हम वेक्टर a, ठीक है। वेक्टर a निकालने जा रहा हूं जो कि है a + b, जो कि क्या है हमारे पास a + b, तो a + b, अब मैं डायरेक्टली करूंगा, a + b निकालना बहुत आसान है, a में 3 है b में 1 है, तो 3 और 1 4, तो आ जाएगा 4i कैप, फिर +2 + 2 + 4j कैप, ठीक है। फिर आएगा +2 - 2, ये तो गायब ही हो गया, तो 4i कैप + 4j कैप, तो ये मेरा a वेक्टर आ गया, ठीक है। क्यों, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़ लेना, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच, इन दोनों के ईच के परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर वो वेक्टर होता है जो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके आता है, ठीक है। वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। अब मैं निकाल रहा हूं यहां से बी वेक्टर, कौन सा, बी वेक्टर, तो बी वेक्टर हमारे पास आया, जो बी वेक्टर आया वो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आएगा, मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ए माइनस बी वेक्टर कैसे आएगा, 3 - 1 आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2i कैप, फिर 2 - 2 जे वाला गायब हो गया, k 2 -2, तो ये आ जाएगा +4 k कैप, ठीक है, ऐड हो गया, ए और बी मिल गया। तो अब इसका तीसरा एक जो सी वेक्टर निकालना है वो कैसे निकलेगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर, ए के भी परपेंडिकुलर बी के भी परपेंडिकुलर निकालना है, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी कर दो तो वो सी वेक्टर निकल के आ जाएगा, ठीक है। और निकालना सिखाया है आई कैप, फिर क्या आएगा जे कैप,
फिर क्या आएगा के कैप आई जे के, ठीक है। इसके कोफिशिएंट क्या है, इसके कोफिशिएंट कितना है, ये वाला यूज करेंगे 4 और 4, क्योंकि ये ए है, इस ए बी को यूज नहीं करेंगे। ये आया हमारा वेक्टर ए और ये आया हमारा बी वेक्टर, ठीक है। तो आई के पास क्या है 4, तो ये आएगा 4, फिर जे के पास क्या है 4 और ये हो गया 0, ठीक है। और आई के पास क्या है 2, ठीक है। जे के पास 0 है इस बार और इसके पास के है 4। समझ आ गया नहीं क्या किया मैंने, ठीक है। ये ए क्रॉस बी निकाल रहा हूँ, ना कि ये ए, इसका तो काम खत्म हो गया, इसका जो काम करना था हमने कर दिया, ठीक है। इसका कोई रोल नहीं है इस बार, समझ आ गया ना, ठीक है। चलो अब इसका ए क्रॉस बी निकालते हैं, मैं सीधा सीधा निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसका सीधा सीधा जब मैं निकालूंगा तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं आई, तो आई वाले कॉलम को छोड़ देंगे, 4 4 जा 16 माइनस 0 0 जा 0, ठीक है। फिर लिखूंगा जे वाले में नेगेटिव आता है, जे इस वाले को छोड़ दूंगा, इस वाले को छोड़ दूंगा, ये 4 4 जा 16, ठीक है। 4 4 जा 16 माइनस 2 0 जा 0, फिर लिखूंगा प्लस के, क्या लिखूंगा प्लस के कैप, के वाले को छोड़ दूंगा इस बार, और 4 0 जा 0 4 2 जा 8, ठीक है। तो 4 0 जा 0 माइनस 4 2 जा 8, तो जो यहाँ से आएगा वो आएगा 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप, ठीक है। ये माइनस हो गया प्लस, ये 0 गायब हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो ये जो वेक्टर बन के आया ना, इसी वेक्टर की बात कर रहे थे। यही जो वेक्टर है, ये सी वेक्टर जो है, वो इन दोनों ए और बी, मतलब जो ये ऐड करके बना हमारा ए और जो ऐड करके बना बी, तो ये ए और बी के तीसरे परपेंडिकुलर सी है। अब इसी सी का ही यूनिट वेक्टर हमको निकालना है, तो हमको पता है सी यूनिट वेक्टर कैसे निकालता है, सी कैप इज इक्वल टू सी वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड। तो पहले इसका सी मैग्नीट्यूड निकाल दें, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। इसका जो मैग्नीट्यूड निकलेगा वो निकलेगा सी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट में 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। समझ में आ गया, तो इसको भी अच्छे से सिंप्लीफाई कर देंगे। देखो 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 256 प्लस 256 प्लस 8 8 जा 64। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 200 200 400, ठीक है। इसको 16 बाहर आ जाएगा और अभी करते हैं इसको 256 256 512 512 प्लस 64, तो कितना आ जाएगा 576 अंडर रूट में। सो 576 किसका अंडर रूट होता है पता है, कौन बताएगा 576 का अंडर रूट होता है, अरे 24 का होता है, चेक कर लो, 24 इंटू 24 ये होता है 4 4 जा 16, या 24 का टेबल याद है तो 24 24 4 जा कितना होता है, 24 4 जा 96, कितना आ जाएगा 9, 24 2 जा 48 और 9 57, तो कितना आ जाएगा 576, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका क्या चीज़ 24 का स्क्वायर, सो 576 का स्क्वायर होता है 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 24। अब कुछ नहीं करना है, देखो अब इस क्वेश्चन में सीधा सीधा हमको क्या चिपकाना है, यहाँ पे चिपकाओ सी वेक्टर निकाल के बैठे हैं, ये वाला ये वाला ये, तो इसको चिपकाना है यहाँ पे, ये सी वेक्टर लिख दूंगा मैं 6 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप डिवाइडेड बाई 24, तो आ गया हमारा आंसर 16/24 आई कैप माइनस 16/24 जे कैप माइनस 8/24 के कैप, यही आ गया हमारा यूनिट वेक्टर। समझ में आ गया, तो ऐसे करेंगे, तो इसको काट भी सकते हैं, 8 2 16 8 3 24 8 2 16 8 3 24 8 1 8 8 3 24, so answer is going to be 2/3 I cap minus 2/3 J cap minus 1/3 K cap। तो ये मुझे टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट यहाँ पे समझाया है, ठीक है, तो अपने से इसको कर लेंगे, आसान है, ठीक है जी। तो यही आ गया हमारा आंसर, यही हमारा आंसर है, ठीक हुई ना बात, इजी, बहुत इजी, ठीक है। हमने कुछ भी नहीं किया, क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के बाद क्या किया मैंने, इसमें पहले a प्लस बी एक वेक्टर मान लिया, a माइनस बी ए वेक्टर मान लिया, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, वो तीसरा वेक्टर आया, इसी तीसरे वेक्टर का ही हमने यूनिट वेक्टर निकाल दिया। अब चलते हैं जी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और ढंग से समझ लेना एक ही बार में, ठीक है, आसान पड़ जाएगा।
ये कह रहा है एक ऐसा ए यूनिट वेक्टर है ए जो एंगल बना रहा है π/3 किसके साथ, आई कैप के साथ, और π/4 बना रहा है जे के साथ, और एक तीसरा के साथ बना रहा है थीटा। यही थीटा हमको निकालना है, और थीटा निकालने के बाद हमारा कंपोनेंट निकालना है। तो सबसे पहले तो भाई हमको पता है कि वेक्टर क्या है, नहीं तो इन्होंने बोला है कि कोई ए वेक्टर है, तो मैं मान रहा हूं अपने हिसाब से कि लेट हमारा जो वेक्टर है वो है हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। वो आई के साथ π/3 का एंगल बना रहा है। तो हमको फॉर्मूला याद है एंगल का, क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए और मॉड बी, यही होता है जी। और यहाँ पे देखो ये ए जो है ना, ये यूनिट वेक्टर है, मतलब जो ये ए है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए होगा। तो सबसे पहले केस सिनेरियो से लेके चलता हूं मैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है यहाँ पे, यहाँ ये आई के साथ π/3 एंगल बना रहा है, कौन बना रहा है, ये ए। तो इसी को फॉलो करके चलते हैं। cos थीटा यानी अगर मैं बात करूं आई के साथ तो एंगल कितना बना रहा है π/3, तो यहां लिखूंगा मैं cos π/3, ये फर्स्ट सिनेरियो है ये वाला। π/3 किसके साथ बना रहा है, ये पूरा का पूरा वेक्टर, ये पूरा का पूरा वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये पूरा का पूरा वेक्टर डॉट लूंगा किसके साथ, यहां बोल रहा है आई के साथ, तो आई के साथ एंगल बनाने का मतलब है बी जो है ये आई है इस बार, अपॉन और मॉड ए। अभी यहां पे मैंने बोला था ये मॉड ए यूनिट वेक्टर है तो 1, तो इस मॉड ए की जगह लिख दिया मैंने 1, और इस आई कैप का मैग्नीट्यूड भी लोगे ना तो भी 1 ही होता है। ये आई है एक यूनिट, आई क्या है, एक यूनिट है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड लूंगा तो भी 1 ही आएगा। तो अब यहां से अगर मैं देखता हूं तो cos π/3 की वैल्यू क्या होती है, cos π/3 की वैल्यू क्या हो गया, cos 60 क्या होता है 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2। अब ये देखना 1/2, अब इस आई कैप की आई कैप से मल्टीप्लाई करूंगा तो सिर्फ यहाँ पे x ही तो बचेगा, बाकी y j k के साथ तो कुछ है नहीं, तो ये तो 0 बन जाएगा। इधर तो इसके साथ कुछ नहीं है ना, आई के साथ अगर मैं बात करूं 0 j कैप प्लस 0 k कैप है, तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा, तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं। आई के साथ होगा तो सिर्फ आई का कंपोनेंट बचेगा, वो भी x बचेगा, नीचे तो 1 1 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/2, x की वैल्यू अभी यूज होगी यहाँ पे, ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे यूज होगी 1/2, ठीक हुई ना बात। ठीक हुई ना बात, तो ये चीजें ध्यान रखनी है ढंग से, ठीक। अब चलते हैं x की बात। अब यहाँ पे बात करेंगे दूसरी चीज यहाँ पे बात करेंगे। अब कह रहा है j के साथ ना, अब j के साथ वो कह रहा है j के साथ π/4 एंगल बना रहा है, कौन, ये a वेक्टर। तो सेम काम करेंगे यहाँ पे, जैसे ये लिखा इसको अभी मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, या अभी x यूज करेंगे, ठीक है। अभी यही वेक्टर, यही जो हमने माना है वेक्टर, ये j के साथ कितना एंगल बना रहा है, अब ये यूज करेंगे cos थीटा, तो एंगल की वैल्यू क्या है π/4, तो cos हो जाएगा यहाँ पे π/4 इज इक्वल्स टू ए की पूरी वैल्यू डालेंगे आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है जी। ये किसके साथ इस बार एंगल किसके साथ बना रहा है, जे के साथ एंगल बना रहा है, और मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड 1 और जे भी एक यूनिटी है, तो इसकी भी मैग्नीट्यूड हो जाएगी 1। तो cos π/4 cos 45 क्या होता है 1/√2, जे के साथ कौन है y, बाकी तो सारा जीरो हो जाएगा, तो ये आ गई हमारी y की वैल्यू। तो देखो जी हमारे पास y की भी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई, कितनी, y की वैल्यू आ गई हमारे पास ये y की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2, 1/√2, ठीक है जी। ये बात आई समझ में। अब x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, इक्वेशन नंबर 2, x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। अब हमको क्या करना है, अब हमको वो कह रहा है कि ये थीटा एंगल फाइंड करना है, एक्यूट एंगल थीटा विद के के साथ वो थीटा फाइंड करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले तो थीटा फाइंड करने के लिए के फाइंड करना पड़ेगा ना, के फाइंड करना पड़ेगा, थीटा फाइंड करने के लिए पहले के फाइंड करना पड़ेगा। के कैसे फाइंड होगा ढंग से देखना, अगर हमको पता है ना कि ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, ए का मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, ठीक है। ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसके कंपोनेंट से, अगर इसका ए का कंपोनेंट हमको पता है क्या क्या होता है, ए स्क्वायर, सॉरी इसमें तो मैंने एक्स लिया है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स आई कैप, कंपोनेंट मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। अब देखो x की वैल्यू पे मैं निकाल के बैठा हूँ, ऊपर देखना ढंग से, x की वैल्यू देखो 1/2 है हमारे पास, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखो y की वैल्यू में निकाल के बैठा हूँ 1/√2, इसका भी क्या हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर, प्लस बचता है मेरे पास जेड स्क्वायर और अंडर रूट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो अभी अंडर रूट इधर जाके क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2 प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो ये हो जाएगा 2/4 2 3, तो ये 3/4 हो जाएगा ऐड करके, प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये जेड स्क्वायर को इधर लेके जाऊंगा तो 1 माइनस 3/4, 4 1 4 3, सो जेड स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1/4। तो यहां से जो z की वैल्यू आई वो आ गई हमारे पास 1/2, रूट कर देंगे 1/2, z की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/2, ठीक है जी। z की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/2। अब अगर हमारे पास z की वैल्यू आ गई 1/2, तो अब हमको थीटा निकालना बहुत आसान पड़ जाएगा, और कंपोनेंट तो हमने भाई निकाल ही लिया, ठीक है, कंपोनेंट तो निकाल ही लिया। कंपोनेंट होगा क्या है x y z, ये तो होता कंपोनेंट, और x की वैल्यू निकाली हमने 1/2, y की वैल्यू निकाली 1/√2 और z की वैल्यू निकाली 1/2, ठीक है, कंपोनेंट आ गया। अब हमको एक्यूट एंगल थीटा निकालना है k के साथ, cos थीटा इज इक्वल टू, अब k के साथ निकालना है, किसके साथ निकालना है k के साथ, तो हमको पता है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ठीक है जी, z k कैप। अब इसके साथ किसके साथ कर रहे हैं k के साथ, और तुम्हें पता है a का मैग्नीट्यूड अभी 1 है और k का भी मैग्नीट्यूड 1 होता है, क्योंकि ये हमारा यूनिट है, ठीक है। तो cos थीटा, अब हम निकालते हैं जरा cos थीटा इज इक्वल टू, अब k इंटू के, x और y तो गायब हो जाएगा क्योंकि k के कंपोनेंट है नहीं, तो z बन जाए z, तो cos थीटा z की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास पता है कि z की वैल्यू हम 1/2 निकाल के बैठे हैं ना, तो तुम्हें पता है cos थीटा की 1/2 कौन सी वैल्यू होती है, तो cos थीटा की 1/2 वैल्यू होती है cos π/3 की। तो यहाँ से हमने एंगल भी निकाल दिया, थीटा इज इक्वल टू π/3, तो ये बेटा हमारा एंगल भी आ गया, ठीक है जी, और हमारा ये कंपोनेंट भी आ गया, और क्वेश्चन में यही बोला है। तो बहुत आसान है, सबसे पहले एंगल दोनों तरफ से ये एंगल ट्राई करना है, ठीक है, दोनों तरफ से हम क्या करना है, पहले जैसे जैसे इसने बोला π/3 के साथ i के साथ बनाया, तो इसके बाद cos थीटा π/3, फिर उसके बाद वैसे ही हमने y की वैल्यू निकाली, तो और उसके बाद हमने एक ये मैग्नीट्यूड वाला यूज करके, मैग्नीट्यूड वाला पॉइंट यूज करके हमने क्या निकाल दिया, z की वैल्यू निकाल दी। तो x y z जब आ जाएगा तो यूनिट वेक्टर निकालना बहुत आसान पड़ जाएगा। यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, अगर x y z हमको मिल गया तो यहाँ से यूनिट वेक्टर निकालना हमारा बहुत आसान पड़ जाएगा। जो हमको यूज करना है यहाँ से cos थीटा, ये cos थीटा x i y, और ये करके cos थीटा की वैल्यू आ गई z, तो यहाँ से हमारा एंगल भी आ गया एक्यूट एंगल थीटा π/3, क्योंकि एक्यूट एंगल थीटा है। अब ध्यान रखना यहाँ पे एक्यूट एंगल थीटा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिया, वरना जो ये z है ना, z की यहाँ से दो वैल्यू आती है, z इज इक्वल्स टू +-1/2, लेकिन जो एंगल अगर हम बात करते हैं, अगर -1/2 अगर मैं एंगल ले लेता तो थीटा की वैल्यू जो होती वो एक्यूट एंगल ना करके ये आ जाता हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आ जाता, कॉस कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पाई माइनस π/3, तो ये हमारा अलग वाला सिनेरियो हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे z की वैल्यू मैंने पॉजिटिवली नेगेटिव नहीं ली, ठीक है ना, समझ आ गई ना बात। तो इतना हमारा ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब चले क्वेश्चन नंबर 4 में, हाँ थोड़ा लेंथी है, एक्सप्लेनेबल है, तो थोड़ा टाइम लग रहा है इन क्वेश्चन में, ठीक है, तो एक बार ढंग से समझ लो, उसके बाद कुछ है नहीं, ये वाला आसान है, इसमें कुछ नहीं है। अब अगर देखो a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी, तो इसका तो सिंपल सी बात है कि जब मैं इसको क्रॉस करूंगा तो a माइनस बी, तो सबसे पहले करूंगा मैं a माइनस बी का क्रॉस करूंगा सबसे पहले मैं a के साथ, किसके साथ, a के साथ क्रॉस करूंगा, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर a माइनस बी का क्रॉस करूंगा किसके साथ, b के साथ, तो ये आ जाएगा लास्ट में आंसर। तो वही इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, तो a क्रॉस a, तो किसी का भी किसी के साथ कभी क्रॉस हो सकता है नहीं, क्यों, क्योंकि अगर सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ क्रॉस हुआ तो रिजल्टेंट आएगा ही नहीं, उसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, a क्रॉस b माइनस b क्रॉस b, b क्रॉस b, उन्हीं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आता है जो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कोई खुद से खुद का म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो सकता है, आंसर इज नो। तो इसका मतलब है कि जो ये a क्रॉस a है इसकी वैल्यू तो आने वाली है 0, बाकी इन दोनों के बारे में अभी बताता हूं, b क्रॉस a प्लस a क्रॉस b,
तो देखो बी क्रॉस बी भी 0 होता है, क्योंकि खुद से खुद का क्रॉस होता ही नहीं है, क्योंकि क्रॉस करने के लिए परपेंडिकुलर होना चाहिए एक दूसरा, कोई खुद का खुद को परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। तो आंसर हमारा आता है माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है, प्लस ए क्रॉस बी। अब देखो माइनस बी क्रॉस ए मतलब क्या है, ए क्रॉस बी का उल्टा, ए क्रॉस बी का उल्टा। तो अगर मुझे बी क्रॉस ए को लिखना है तो हम माइनस ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, माइनस ए क्रॉस बी मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाता है अगर मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट उल्टा कर दूं। तो अगर ये माइनस बी क्रॉस ए है ना, तो इसको मैं सीधा करके ए क्रॉस बी कर सकता हूं, डायरेक्शन चेंज कर सकता हूं, तो सेम बात होती है। तो इसमें भी आ गया हमारा ए क्रॉस बी, ठीक है। तो यहीं से हमारा ट्वाइस ऑफ, दो सेम हो गए ना, ट्वाइस ऑफ आंसर आ गया ए क्रॉस बी। तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ये भी आसान है, ठीक है, हाँ ये भी आसान है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तो वही है यार, एक में आ गया, बाकी सेम टू सेम चिपका रहा है। अब ये है कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है और वो 0 है और लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो जीरो वेक्टर का मतलब समझते हो, जीरो वेक्टर का मतलब पता है क्या होता है? जीरो वेक्टर का मतलब होता है 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, यही है। तो पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो हमको तो आता है क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, जल्दी से बताओ, आई कैप जे कैप के कैप। मेरे से पहले जल्दी जल्दी कर देना, क्योंकि मुझे समझाना पड़ रहा है इसलिए टाइम लग रहा है, तो मुझे टाइम नहीं लगेगा ये लिखने में। 2 6 27 1 लैम्डा म्यू, ठीक है। इसका जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो साथ में आंसर हमारा आएगा, देखो वहां पे लिख दिया मैंने, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो अब आते हैं, चलो चलते हैं, कैसे निकालेंगे ये आई, ये लिखा मैंने आई कैप। अब इसको छोड़ के 6 म्यू, तो ये आ जाएगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, 27 लैम्डा। फिर माइनस जे, जे के साथ क्या यूज करते हैं हमेशा, माइनस, तो माइनस जे को छोड़ के 2 म्यू, 2 म्यू, फिर माइनस 27 प्लस के कैप, तो यहां से यूज करेंगे के कैप यूज करेंगे, तो के कैप वाले को छोड़ देंगे, 2 इंटू लैम्डा, ये मैंने बता चुका हूं, 2 इंटू लैम्डा माइनस 6 1 6 इज इक्वल्स टू, फिर से अभी कंपैरिजन करने के लिए काम आएगा, 0 आई कैप 0 जे कैप 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, समझे। तो यहां से आ जाएगा आई कैप 6 म्यू माइनस 27 म्यू, सो ये आ जाएगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, सॉरी 27 लैम्डा माइनस जे कैप 2 म्यू माइनस 27, ठीक है, प्लस यहाँ पे के कैप, यहाँ से 2 लैम्डा माइनस 6। अब सीधा सीधा, अरे तो मैंने सिंपल सेम ही लिख दिया यार, कोई जरूरत ही नहीं है लिखने की, फिर सीधा सीधा कंपैरिजन मार देंगे, अरे ये क्यों लिख दिया मैंने। अब सीधा सीधा कंपेयर करो, आंसर आ गया, ठीक है। कैसे देखो, अब यहाँ पे इक्वल वेक्टर, इक्वल का साइन मतलब है इक्वल वेक्टर, तो यहाँ पे भी आई कैप है, यहाँ पे भी आई कैप है, तो यहाँ पे अच्छा जे और के को कंपेयर कर देते हैं, तो यहीं से आंसर आ जाएगा, जे और के को कंपेयर करते हैं। तो जे वाले को देखो, अगर जे वाला यहाँ भी देखता हूँ, जे वाला यहाँ पे भी देखता हूँ, तो क्या मैं कह सकता हूँ 2 म्यू माइनस 27 की जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू नहीं आ गई, 2 म्यू इज इक्वल टू 27, सो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 27/2, म्यू की वैल्यू यहाँ से आ गई। अभी सेटिस्फाई करके चेक भी करेंगे। अब यहाँ देखो के को कंपेयर करो, तो के को कंपेयर करके 2 लैम्डा माइनस 6 की वैल्यू 0 आ रही है, बिल्कुल आ रही है, सो 2 लैम्डा इज इक्वल टू आ गई 6 और लैम्डा इज इक्वल टू आ गया 2/3, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3, और यहाँ पर हमारा म्यू की वैल्यू आ गई 27/2। चेक करते हैं ये फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इस वाले इक्वेशन में देखो, मतलब ये लिखना नहीं है सॉल्यूशन में, काम तो हो गया, एक बार चेक करते हैं कि आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है। 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया अगर हमारा 0 वैल्यू डाल के, तो इसका मतलब है हमारा आंसर सही है। तो 6 इंटू म्यू की वैल्यू कितनी निकाली हमने 27/2, 27/2 माइनस 27 इंटू 3, तो देखो 2 2 3 जा 6, 27 3 जा 27 3 सर कितना होता है 81 माइनस 81, आंसर कितना आ रहा है 0, तो इसका मतलब है हमारी वैल्यू सही है। ऐसे करके हम चेक भी कर सकते हैं, तो इसको कंपेयर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारी म्यू की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 27/2 एंड म्यू की वैल्यू है 3। एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उसके बाद क्वेश्चन कुछ नहीं है। मुझे थोड़ा टाइम क्यों लगा कॉन्सेप्ट समझाने में, जैसे ही कॉन्सेप्ट खत्म हुआ उसके बाद तो देखो स्पीड में चल रही है, क्वेश्चन नहीं चल रहा है। हाँ, ये भी एक क्या है हमारा कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन है।
तो पिछले क्वेश्चन में भी मैंने पिछले एक्सरसाइज में भी शायद मैंने ए डॉट बी के बारे में बताया था। देखो ए डॉट बी जीरो कब हो सकता है, या तो ए जीरो हो जाए, या तो बी जीरो हो जाए, या तो तीसरी एक और कंडीशन है, अगर ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए तो भी जीरो आता है। डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट, डॉट डॉट, आई एम टॉकिंग अबाउट डॉट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट मतलब है, अगर याद है ना ए डॉट बी जीरो इसलिए होता है जब हम परपेंडिकुलर होता है दो वेक्टर, ठीक है, ये तो बात हो गई। अब मैं बात करता हूं ए क्रॉस बी से क्या क्या चीजें निकलती है। अगर ए क्रॉस बी है, अगर ए क्रॉस बी है उसकी वैल्यू जीरो है, तो इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में ये पता लगता है या तो ए जीरो होगा, या तो बी जीरो होगा, या तो ए जो है वो बी के पैरेलल होगा। तभी जैसे यहां पे डॉट प्रोडक्ट में अगर ए और बी परपेंडिकुलर होता है तो जीरो आता है, वैसे ही ए पैरेलल बी होगा तो जीरो आएगा। तो क्या इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं? नहीं। इसका मतलब है ए और बी एक साथ, ना तो एक साथ अगर परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों एक साथ नहीं होते, या तो पैरेलल होंगे या तो परपेंडिकुलर, लेकिन यहां पे केस दोनों ही दिया है, तो इसका मतलब है श्योर शॉर्ट है कि ए जीरो और बी जीरो ही होगा। सो we can conclude that A perpendicular B and A parallel to B will not occur simultaneously, will not occur simultaneously, साथ में। will not occur simultaneously, so clearly A and B must be A equal 0 and B equal 0। E हो गया हमारा सॉल्यूशन। आसान है ना, कुछ नहीं है, कंफ्यूजन ड्रॉ करना था, ठीक है। अब बात करते हैं जी 8। देखो 7th क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तुम खुद से भी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के b प्लस सी करोगे तो ये बहुत लंबा सॉल्यूशन आएगा, फालतू की कैलकुलेशन है, इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो खुद से भी कर लेना, इतना कुछ है कुछ भी नहीं है, अगर अभी तक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो 7th क्वेश्चन में छोड़ रहा हूँ। अब मैं आ रहा हूँ किसमें, 8th में है कन्वर्सली इज ट्रू। हाँ, अब ये सिंगल क्वेश्चन है, वो कह रहा है अगर ए वेक्टर 0 और बी वेक्टर 0 है तो 100% है कि ए क्रॉस बी जो है वो 0 होगा। ठीक है जी, बात आई समझ में। लेकिन क्या इसका ट्रू है? मैं एक दो ऐसे वेक्टर लेता हूं जो 0 नहीं है। मैंने माना लेट ए इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो देखते हैं अगर ए क्रॉस बी 0 आता है तो a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 100% होगा। ऐसा होता है या नहीं? मैं एक नॉन जीरो वेक्टर ले लेता हूं a, b और b। तो मैं ले लेता हूं 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। मैंने मान लिया 2 3 4 4 6, मतलब डबल करके इसको ले लिया, ठीक है। अगर a क्रॉस b यहाँ पे 0 आ जाता है तो ये कन्वर्सली ट्रू नहीं होगा। अगर a क्रॉस b मैंने निकाला और ये 0 आ गया तो इसका मतलब समझते हो, a क्रॉस b 0 आ रहा है लेकिन a भी 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है। तो इसको चेक करते हो रहा है ऐसा या नहीं हो रहा है। मैं चेक करके ट्राई करता हूँ, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये ट्रू नहीं है, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। तो निकालते हैं 2 3 4 4 6 8, ठीक है ना। अब तो निकाल ही लोगे, ये लिखा मैंने i कैप, 2 को छोड़ देंगे, 8 जा 24, 6 4 जा 24, माइनस 6 4 जा 24, माइनस j कैप, ठीक है। j को छोड़ देंगे, 8 2 जा 16, माइनस 4 4 जा 16। अब समझ में आ रहा है ना कैसे लिख रहा हूँ मैं, k कैप। तो ये आ गया 6 2 जा 12, 4 3 जा 12। अरे तो 0 आ गया भाई, 12 माइनस 12, 12 माइनस 12। तो दिख रहा है ये भी 0 i कैप आ गया, ये भी 0 j कैप आ गया, ये भी 0 k कैप आ गया। इसका मतलब समझते हो, यहाँ पे a क्रॉस b तो 0 है लेकिन a 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है। तो कन्वर्सली इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स इज द कन्वर्स ट्रू? नो, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू,
नॉट ट्रू। जस्टिफाई योर आंसर विद एग्जाम्पल। ये क्या किया हमने, जस्टिफाई तो किया आंसर देके, समझ में आ गया। तो ये था हमारा बिल्कुल ही बच्चों वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब ये लेंथी क्वेश्चन है भाई, है कुछ नहीं, आसान है, इसमें इतना खास कुछ नहीं है। अच्छा बता देता हूं कि ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करना होता है जब वर्टिसेस गिवन होता है बाय वेक्टर, ठीक है। तो देखो ट्राइंगल का जो एरिया होता है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोई दो वेक्टर लो, 1/2 करो, दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, ए क्रॉस बी कर दो, आंसर आ गया। मतलब ए क्रॉस बी करो, उसको मॉड कर दो, मतलब उसका मैग्नीट्यूड, भाई मैग्नीट्यूड ही, एरिया तो मैग्नीट्यूड ही है ना, वैल्यू, उसको हाफ कर दो तो एरिया आ जाएगा ट्राइंगल का। वैसे ही पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो होता है कुछ नहीं, ए और बी का वेक्टर, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करो और मैग्नीट्यूड निकाल दो। इसमें हाफ नहीं होता क्योंकि पैरेललोग्राम 4 साइडेड फिगर होता है ना। कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर हम बात करें ऐसे कर सकते हैं, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलें इस क्वेश्चन को करें। चलो जी, कुछ नहीं करना है यार। अच्छा एक बात बताओ, जब हमें पॉइंट गिवन होता है तो हम वेक्टर कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं बताओ, कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, जल्दी 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 बताओ, जल्दी से बताओ। अगर 3 पॉइंट गिवन हो, अच्छा मुझे ए बी निकालना है, ए बी को मैं ये ए वेक्टर मान लेता हूँ और बी सी को मैं बी वेक्टर, 2 वेक्टर से चलेगा, तीसरा निकालने की जरूरत नहीं। तो अगर मैं यहाँ से ए वेक्टर की बात करता हूँ तो कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, मैं ए को निकाल रहा हूँ ए बी, तो बी माइनस ए करूंगा, बी माइनस ए, 2 - 1 1, तो आई कैप हो गया, और 3 - 1 2, तो +2 जे कैप हो गया, ठीक है जी। और 5 - 2 3, सो +3 के कैप, ठीक है। वैसे ही बी वेक्टर निकाल रहा हूँ, बी को क्या निकाल रहा हूँ, बी सी, तो सी माइनस बी, सो 1 - 2 1 - 2, तो माइनस आई कैप हो जाएगा। और 5 - 3 5 - 3 2, तो +2 जे कैप हो जाएगा। वैसे ही 5 - 5 तो 0, तो ये तो गायब हो गया। तो एरिया, एरिया निकालने के लिए सबसे पहले मुझे ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, यानी दो साइड का प्रोडक्ट, ठीक है ना, दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना बहुत ही आसान है, आई जे के निकालना है, और यहाँ से 1 2 3, ये आ गया 1 2 3, फिर ये आ गया -1 2 0, तो फटाफट से इसमें निकाल देते हैं। 2 0 जा 0, -3 2 जा 6, माइनस जे कैप, ठीक है जी, जे कैप हो गया, 0 1 जा 0, माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, प्लस के, ठीक है, कैलकुलेशन यार खुद से कर सकते हो, 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2, तो यहाँ से हमारा वेक्टर हो रहा है -6 आई कैप, -3 जे कैप, +4 के कैप। तो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी आ गया, तो हम इसका क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ही तो चाहिए, इसका आधा कर देंगे, आंसर आ जाएगा, खत्म। तो ये आ गया हमारा -6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा आंसर आता है 6 6 जा 36, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, क्या आएगा जल्दी से बताओ, 36 + 9 45, 10 55, 6 61, √61। तो एरिया कितना आएगा, एरिया अभी बताया, एरिया अभी बताया, सही लगा मैंने, 30 40 50 52 और 9 61, सही है भाई। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल, जल्दी से बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला मेरे साथ साथ, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हाफ करना है और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना है, खत्म यार। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इतने आसान तरीके से बता रहा हूँ, आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। तो 1/2 √61, ये ही हमारा आंसर है, समझे। हाफ कर देना बस, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, और यहाँ पे पॉइंट गिवन था तो वेक्टर निकालना पड़ा हमको, पॉइंट गिवन था तो वेक्टर निकालना पड़ा। पॉइंट को ही पोजीशन वेक्टर भी दे सकता है, इसी ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, इट इज नॉट अ वेक्टर, इट इज अ पॉइंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पॉइंट पॉइंट पॉइंट। पॉइंट से हमको ये लाइन निकालनी थी तो इसलिए मैंने ये लाइन निकाली, ठीक है, मैंने क्या निकाली, इसीलिए मैंने ए बी निकाला, ठीक है जी, समझ में आया, इसीलिए मैंने ये ए बी निकाला, ये ए बी इज b - a, समझे 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 समझे, आसान है। तो चलो जी अगले क्वेश्चन में ये चलते हैं जी, 10th क्वेश्चन, फाइंड द एरिया। हाँ देखो
इस बार ढंग से समझना, इस बार पॉइंट नहीं गिवन है, इस बार एडजेसेंट साइड गिवन है। पिछली बार साइड निकाली थी, इसमें साइड गिवन है ऑलरेडी, ए और बी। कभी कहीं पे ना कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, ए और बी कभी कभी पॉइंट भी दे सकता है और ए और बी वेक्टर। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड डिटरमाइन, एडजेसेंट साइड ही दे दी उन्होंने, साइड दे दी तो मतलब हमारा ये वेक्टर है। तो क्या करना है पैरेललोग्राम में, इस बार हाफ नहीं करना है, बस ए क्रॉस बी निकालना है, इसका मॉड निकालना है, आंसर आ गया। तो ये निकालते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप। आई के नीचे 1, इसके नीचे -1, इसके नीचे 3, इसके नीचे 2, इसके नीचे -7, इसके नीचे 1, खत्म। तो राइम बन गई है। आई कैप 1 1 जा 1, -1 माइनस 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 प्लस प्लस 7 दिया 21 21, माइनस के कैप 7 1 जा 7 -7 +2। ठीक है, समझ आ रहा है ना। प्लस जे कैप, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, या तो हमारा माइनस जे कैप आएगा और यहाँ पर हमारा प्लस के कैप आएगा। के कैप 7 1 गलती कर दी। पहले मैंने यहाँ पे पहले ढंग से करना पड़ेगा फिर से, सॉरी। जे कैप के लिए 1 1 जा 1 1 -2 2 जा 6, फिर इसके बाद प्लस प्लस के कैप 7 1 जा 7 -7 +2, ये हो गया। अब तो आसान है। आई कैप 20 20 20 -1 -5 माइनस प्लस 5 जे कैप -5 के कैप। तो ए क्रॉस बी मिल गया। अब मैग्नीट्यूड निकाल दो, सीधा लिख देते हैं यार इस पे। ठीक है, इतना टाइम वेस्ट ना ही करते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ PARALLELOGRAM, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस नेगेटिव ऑफ 5 स्क्वायर। तो दिस का आंसर दिस हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 25 हो जाएगा एंड 25 हो जाएगा। तो 450 हो जाएगा। 450, अच्छा जी 450 में कुछ निकल सकता है क्या? 450 से कुछ निकल सकता है क्या? 450 95 9 इंटू 50 अंडर रूट, अब फिर 9 को 9 की लिखते हैं 20, इसको मैं 25 इंटू 2 लिख सकता हूँ क्या? आंसर आ गया। 9 का रूट क्या होता है 3, इसका कितना होता है 5, तो 3 5 तो 15 √2। ये आंसर इज 15 √2 यूनिट। ठीक है, यूनिट लिखना मत भूलना। ठीक है, यूनिट नहीं है फिर भी यूनिट लिखना पड़ेगा। अरे यार समझ आया। कुछ नहीं करना है, इस बार हमको साइड दी थी, सीधा सीधा नहीं निकालनी पड़ी। तो ए और बी से क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दिया, तो उसके बाद हमारा आंसर आ गया। और कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो सही कर लेना, मोस्ट प्रोबेबली कैलकुलेशन सही ही होगी, कभी कभी हो जाती है गलती। ठीक है, तो कैलकुलेशन सुधार दो, आंसर निकाल दो, तो वो बहुत बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। ठीक है, वैसे तो सही है। ए एंड बी इज सच दैट मॉड ए। अब देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड दे दिया, पहचानना है पहले क्वेश्चन को कि मैग्नीट्यूड क्या क्या गिवन है। ए डॉट बी, अब बी स्टार्टिंग वीडियो में मैंने तुम्हें सीधी वही बात करी। देन ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। एंगल निकालना है, एंगल कैसे निकलेगा? मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था कि ए क्रॉस बी जो है बेटा वो होएगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो देखो जी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, अब ये क्या कह रहा है, देन ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर। ए क्रॉस बी क्या है? यूनिट वेक्टर। ये कब होगा? ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर होगा। then a cross b is a unit vector if the angle between a and b is, so a cross b ही इन्होंने यूनिट वेक्टर दे दिया। तो a cross b तो मतलब इसकी वैल्यू है 1 और मॉड a इसकी वैल्यू है 3 एंड मॉड b की वैल्यू देखो √2/3 और यहाँ दे दिया हमारे पास साइन थीटा। सो 3 से 3 गायब, सो 1/√2 इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? मुझे तो पता है भाई, तुम्हें पता है क्या? साइन π/4 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई बेटा π/4। दिस इज द आंसर। स्टार्टिंग में बताया था, ये याद रखना पड़ेगा।
ये जैसे कॉस के लिए किया था वैसे ही याद रखना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये बात होती है ए क्रॉस बी की। तो यही हमारा आंसर कहाँ है जी, बी आंसर इज द आंसर, ठीक है। अब बचा लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। हाँ मजा आ गया, एक्सरसाइज खत्म होगी। हाँ फिर से, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज हैविंग ए बी सी डी। अब देख रहे हो मैंने कहा था ना, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें वेक्टर दे दिया, लेकिन तुम्हारे साथ यहाँ पे खेला जा रहा है, क्या गेम खेला जा रहा है, क्वेश्चन ने गेम खेल लिया। देखो तुम्हें ये दिख रहा है ना, ये 4 वेक्टर दिख रहे हैं, ये वेक्टर नहीं है असल में, ये वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर नहीं है, ये वर्टिसेस के वेक्टर नहीं है, पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है। ये ए यहीं पे लिख दूं, ये बी और ये सी यहीं पे लिख देता हूं इसको ना, ये इसको लिख देता हूं यहाँ पे। इसका क्या है, माइनस आई कैप प्लस 1/2। तो ये ना पोजीशन वेक्टर है, माइनस आई कैप बोला भी था मैंने, क्वेश्चन को पढ़ना है। देखो यहाँ लिखा है ना, वर्टिसेस ए, वर्टिसेस बी एंड वर्टिसेस सी एंड वर्टिसेस डी। यहाँ पे पढ़ के पढ़ना है, 1/2 पढ़ के पढ़ना है, कि पढ़ के देखना है। प्लस 4k कैप, ये पॉइंट है, पॉइंट से तो अभी लाइन निकालेंगे, एरिया निकालने के लिए हमको ये साइड चाहिए होती है, साइड, ठीक है। बी क्या है, आई कैप, अब कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो जाए बस, 1/2 जे कैप, ठीक है, प्लस 4k कैप, सही है, सही है, सही है, सही है, 1/2 ये। अब इसके बाद सी, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स अ क्या है, इट्स अ रेक्टेंगल, इट्स अ रेक्टेंगल, मैं ट्रायंगल समझ रहा हूँ, ये तो रेक्टेंगल है, ये तो रेक्टेंगल है भाई साहब, ये तो रेक्टेंगल है भाई साहब, ओहो ये तो रेक्टेंगल है भाई साहब, ये तो रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल की पॉइंट निकालनी पड़ेगी हमको, यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये क्या है डी। कोई दो वेक्टर की दो साइड निकालनी, क्रॉस करना है, काम खत्म, पता है ना। ए क्या गिवन है हमारे पास, माइनस आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 4k कैप, ए गिवन है। बी को भी निकाल देते हैं, बी है हमारे पास कितना, आई कैप प्लस हाफ जे कैप प्लस 4 प्लस 4 के कैप, 4k कैप, ये हो गया। अब सी है हमारा आई कैप माइनस 1/2 जे कैप प्लस 4 है, ये भी सेम, नहीं वो प्लस था ये माइनस था, ठीक है। डी 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 माइनस आई कैप माइनस हाफ जे कैप प्लस 4k कैप, ये हो गया हमारे पास डी। तो यार या तो ए बी बी सी निकाल लो या ए डी डी सी निकाल लो, दो साइड चाहिए बस। तो अगर मैं ये वाली क्या निकालें, ए बी और बी सी निकाल दे, इसी को निकाल देते ना। अगर मैं बात करता हूँ इसको, अगर मैं ए मान लूँ और इसको बी मान लेता हूँ और निकाल देता हूँ, तो ए अगर मुझे निकालना है ए, तो क्या करूंगा, ए डी होगा ना, ये डी माइनस ए, सो -1 -1, तो ये तो गायब हो गया। अब जे की बात करो, -1/2 -1/2 तो -2/2, सो -2/2 कितना हो जाएगा, माइनस जे कैप, कितना आ गया, माइनस जे कैप। अब 4k माइनस है तो गायब हो गया जी ए। अब बात करते हैं जी बी की, बी, तो बी कितना है, इसको डी सी निकालना है तो सी माइनस डी करूंगा, 1 आई कैप माइनस माइनस आई कैप, तो माइनस ये हो जाएगा 2 आई कैप, ठीक है। अब -1/2 माइनस -1/2 तो पॉजिटिव हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 4 - 4 तो गायब हो गया, ए बी। अरे वाह, बस इनका रेक्टेंगल का एरिया मैंने बताया था, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है बस, जैसे पैरेललोग्राम का निकाला था, 4 साइड थी ना पैरेललोग्राम में, तो बस इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, काम खत्म। तो हमको ए क्रॉस बी निकालना है, हो गया हमारा काम खत्म। ओ सॉरी, ए क्रॉस बी निकाल के इसका मैग्नीट्यूड भी तो निकालना है भाई, तो पहले सीधा मैग्नीट्यूड थोड़ी ना निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे ए क्रॉस बी। क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। आई कैप जे कैप के कैप, देखो ए में तो सिर्फ यहाँ -1, सॉरी -1 भी नहीं है, आई भी गायब है, तो ये आ जाएगा 0, ये आ गया -1, ये आ गया 0। अब इसमें है 2 और ये है 0, ये है 0, सब 0, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आई कैप में इधर इसको छोड़ देंगे, जे वाला, 0 1 जा 0, 0 - 0, 0 - 0, फिर माइनस जे कैप, ठीक है, माइनस जे कैप वाले को छोड़ देंगे, इस वाले को छोड़ देंगे, और 0 - 0, 0 - 0, तो यहाँ पे 0 - 0 हो गया। फिर प्लस के कैप, ठीक है, के कैप को छोड़ देंगे, 0 - 0 -2, तो ये +2, तो 0 + 2,
भाई ए क्रॉस बी तो हमारा बहुत खतरनाक आया, ए क्रॉस बी आया हमारा 2k कैप। नोटिस किया कुछ, क्या नोटिस किया? अभी अभी एक चीज है, मैं इसका आंसर तो निकाल दूंगा, खैर यहाँ पे आंसर तो मैं निकाल दूंगा। देखो ए क्रॉस बी का क्या करना है, हमको मैग्नीट्यूड ही लेना है। अब मैं थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन दिखाता हूँ, जिसको इंटरेस्ट है वो देखना, ठीक है? लास्ट ही क्वेश्चन है, जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो बंद कर देगा वीडियो, ठीक है? चलो ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी क्या है, इसका ही तो मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या करना है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो 2 आंसर 2 ही आ गया, 2 यूनिट। अभी मैं बोलता था ना क्रॉस प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, देखो ए था जे में, जे यानी वाई एक्सिस, ठीक है? ए या जे वाई, जे एक्सिस, आई था, ये बी था एक्स एक्सिस, देखो बी था एक्स एक्सिस, तो ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट देख रहे हो किसमें आया, के में। ए क्रॉस बी किसमें आया, के में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो हमारा प्रूव हो गया। यहां से भी थोड़ा हम प्रूव कर सकते हैं, ये के पे आया, तो कौन सा आया, जेड एक्सिस पे। तो देख रहे हो, अगर ये सिर्फ जे है, सिर्फ आई है, तो आंसर आएगा के में। तो यही चीज मुझे थोड़ा समझाना था। समझाना तो क्या था, ऑब्जर्व कर ही लिया होगा, ठीक है? जिसने नहीं किया उसने, उसको मैंने एक बार समझा दिया। तो जी ये आ गया हमारा 2 यूनिट, और आंसर होएगा हमारा ये 2। तो यहाँ से हमारा एक्सरसाइज 10.4 और आई थिंक मिसलेनियस अगर हम छोड़ दें तो हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है, ठीक है? तो मिलते हैं अगले चैप्टर में।